आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ लीची फ्रूट्स, यानी कि लीची फल के उत्पादन तकनीक के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लीची फल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकप्रिय फल है, और जो कि अपने स्वाद एवं पोषणीय मान के अनुसार जाना जाता है, जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है। और सेकेंडरी बात यह है कि लीची को फलों की रानी के नाम से जानते हैं, यानी लीची जो फल है उसे हम फलों की रानी यानी क्वीन ऑफ फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने पोषणीय एवं औषधीय मान के लिए जानी जाती है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम आपको बताते हैं। लीची जो है एक लोकप्रिय एवं उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय फल है, जो कि अपनी खेती के लिए विशेष जलवायु और मिट्टी की आवश्यकता रखता है। भारत जो है वो लीची का उत्पादन चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। यह विशेष रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे क्षेत्रों में अच्छी तरह से विकसित होती है। तो जानते हैं कि जो लीची है, ठीक है, लीची वो ठंडी जलवायु जो है मोस्टली जो है उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का एक पौधा है, जो कि अपने स्वाद के लिए जाना जाता है और पोषणीय मान यानी न्यूट्रिशन वैल्यू जिसकी काफ़ी अच्छी होती है, औषधीय गुण इसमें काफ़ी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है मुख्यतः भारत में इसके उत्पादन में, ठीक है, लीची का उत्पादन जो है वो चाइना के बाद भारत में सर्वाधिक होता है। यानी अगर लीची प्रोडक्शन की सबसे बात की जाए, सबसे फर्स्ट रैंक की कंट्री की बात की जाए तो चीन है, और सेकेंड रैंक की बात की जाए तो भारत, यानी भारत का लीची उत्पादन में दूसरा स्थान है और प्रथम स्थान जो है वो चीन का है। भारत में अगर बात की जाए, ठीक है, अगर भारत में बात की जाए कि भारत में कौन सा राज्य लीची उत्पादन में सर्वाधिक है, वो है बिहार। तो भारत में जो बिहार है वो लीची उत्पादन के लिए सर्वाधिक जाना जाता है, और बिहार में जो है वो मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा लीची जो है वो उत्पादन होता है, ठीक है। बात की जाए कि इंडियन लीची रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो, ठीक है, लीची अनुसंधान जो केंद्र है वो आपका मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड, कई सारे क्षेत्रों में लीची का उत्पादन जो है वो किया जाता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स बात करें हम कि जलवायु और मिट्टी की बात करें, ठीक है, क्लाइमेट एंड सॉइल की बात की जाए, तो इसके लिए जो जलवायु है वो लीची नम उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में सबसे अच्छी जो है वो पनपती है। तो नमी युक्त जो जलवायु है, ठीक है, जो आपका ठंडी और जो गर्मी दोनों मध्यम जो जलवायु है, ठीक है, वो इसके लिए पर्याप्त तो अच्छी मानी जाती है। बहुत ज़्यादा ठंड यानी पाला भी ये नहीं बर्दाश्त कर पाती है, और बहुत ज़्यादा जो है वो जो है गर्म भी जलवायु ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है। मध्यम जलवायु का ये एक पौधा है। मध्यम जलवायु में ही ये अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जो है वो कर सकता है और अच्छा उत्पादन जो है वो दे सकता है, ठीक है। सर्दियों में पाला और गर्मियों के दिनों में शुष्क गर्मी जो है वो इसके जो है वो इसको सहन कर नहीं पाता है, ठीक है। तो पाला और जो शुष्क गर्मी होती है उसे ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाता है। फलों के उचित विकास के लिए मार्च का जो महीना होता है और अप्रैल के में कम गर्मी और अप्रैल मई में वातावरण में सामान्य आर्द्रता जो है वो आवश्यक है। तो फलों के विकास के लिए जो मार्च का महीना होता है, मार्च अप्रैल का जो महीना होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है इसके लिए, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कभी कि फल वृद्धि के लिए, ठीक है, जो इसका समय कौन सा होता है, तो ये जो मार्च और अप्रैल का महीना होता है वो बहुत ही अच्छा होता है इसके ग्रोथ के लिए। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लीची की वृद्धि एवं विकास के लिए, ठीक है, लीची के लिए वृद्धि एवं विकास के लिए जो 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर, मतलब कि कह सकते हैं कि जो 25 से लेकर 35 डिग्री टेम्परेचर होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो लीची के लिए जो है वो कम नमी युक्त जो है वो अत्यधिक नमी युक्त जो है मौसम एवं जो है वो मध्यम जलवायु का जो है वो तापमान इसके लिए आवश्यक होता है। अगर बात करें मिट्टी की,
ठीक है। सॉइल की बात की जाए स्टूडेंट, तो लीची के लिए गहरी, अच्छी जल निकास वाली और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर रेतीली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। कह सकते हैं कि अच्छे जल निकास वाली जो मिट्टी है, जहाँ पर पानी की ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी हो, अच्छे जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो, वो मिट्टी अच्छी होती है इसके लिए। और हल्की मिट्टी, ठीक है, अच्छी जल निकास वाली जो है वो, ठीक है, हल्की एवं कार्बनिक पदार्थों से भरपूर, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर पर्याप्त मात्रा उपस्थित हो, यानी कि उसमें कार्बन की मात्रा अच्छी हो, जल निकास अच्छा हो, ठीक है, कई सारे पोषक तत्व अच्छे मात्रा में पाए जाते हो, ठीक है, और सबसे उपयुक्त होती है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसके लिए रेतीली जो दोमट होती है, ठीक है, रेतीली दोमट मृदा जो है वो इसके लिए अच्छी होती है। इसके अलावा जो पीएच होता है इसका 5.0 से 7.0 जो है वो इसके बीच होना चाहिए, ठीक है। इससे हल्की अम्लीय मिट्टी भी बर्दाश्त कर सकती है। मतलब कि लीची जो है वो हल्की अम्लीय जो है वो एसिड सॉइल में भी ग्रो कर सकती है, लेकिन अच्छी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लीची का जो टेम्परेचर है 5.0 से 7.0 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, ठीक है, प्लांटिंग मटेरियल एंड प्रोपोगेशन की अगर बात की जाए, तो प्रोपोगेशन की अगर बात करें, ठीक है, प्रसार की बात करें, तो लीची को आमतौर पर बीज से नहीं उगाया जाता है, क्योंकि यह 7 से 12 साल बाद फल देना शुरू करता है और फल की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। तो आमतौर पर अगर हम बात करें, प्रोपोगेशन की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो है वो थोड़ा सा गले में मेरी प्रॉब्लम है जुखाम की वजह से, ठीक है। तो लीची को आमतौर पर बीज में नहीं उगाया सकता है। मतलब कि कह सकते हैं कि लीची का जो प्रोपोगेशन है वो सीड के द्वारा नहीं हो सकता है, बल्कि प्लांट के द्वारा, प्लांट पार्ट्स के द्वारा इसका प्रोपोगेशन जो है वो किया जाता है। 7 से 12 साल बाद फल देना शुरू करता है, ठीक है, और फल की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो आमतौर पर बीज के द्वारा जो होता है वो काफ़ी दिनों में जो है फ्रूटिंग करता है और फल की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है, इसीलिए हम प्रोपोगेशन जो है वो प्लांट मटेरियल के द्वारा करते हैं। तो लीची में जो है एयर लेयरिंग किया जाता है। कैसा कहता है? एयर लेयरिंग किया जाता है, ठीक है। तो जो आपको याद रखना है कि लीची में जो प्रोपोगेशन मेथड है वो एयर लेयरिंग के द्वारा जो है वो किया जाता है। एयर लेयरिंग के लिए क्या करते हैं, 2 से 3 साल पुरानी स्वस्थ शाखाओं को चुना जाता है। शाखाओं के चारों ओर 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ी छाल को हटा देते हैं और इस कटे हुए हिस्से को नमी युक्त मिट्टी, गोबर की खाद या कोकोपीट से ढक करके पॉलीथीन से कस करके बांध दिया जाता है, ठीक है। लगभग 2 से 3 महीने में जड़ें निकल आती हैं। तो इस प्रकार से जो है वो एयर लेयरिंग के माध्यम से ये जो प्रक्रिया होती है वो आपके लीची के पौधे में प्रोपोगेशन टेक्निक जो है वो की जाती है, ठीक है। इसके बाद जब पर्याप्त मात्रा में जड़ें विकसित हो जाएं तो शाखा को काट करके नर्सरी में सीधे खेत में लगा देना चाहिए। तो लीची में प्रोपोगेशन के लिए ये सारी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। खेत की तैयारी की बात करें, फील्ड प्रिपरेशन एंड प्लांटिंग की अगर बात की जाए, तो खेत की तैयारी की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ फील्ड की बात करें, तो खेत को अच्छी तरह से जोत करके और समतल करके खरपतवार हटा देना चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, खरपतवार को हटा देना चाहिए। मतलब खेत को समतल करके जुताई करके अच्छे से खरपतवार को जो है वो हटा देना चाहिए। लीची के पौधों को तेज़ गर्मी हवाओं से बचाने के लिए खेत की सीमा पर आम, जामुन या यूकेलिप्टस जैसे ऊंचे पेड़ लगाने चाहिए। तो बात की जाए जो है वो, तो खेत के चारों तरफ जो है वो आम हो गया, जामुन हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, मतलब जो गर्म हवाएं हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है, एवं सर्दी में वह पाले वगैरह से बचाने के लिए। तो साथ में जो है वो जो है अदर बड़े प्लांट्स को जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो उसको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं एक प्रकार से।
तो उससे बचाने के लिए जो है वो इस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, तो खेत के किनारे किनारे जो है वो बाड़ के रूप में ये सारे पौधे लगाए जाते हैं, जिससे गर्म हवा को खेत में आने से रोक सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो किया जाता है। इसके अलावा गड्ढे खोदने की बात करें, डिगिंग एंड फिलिंग की पिट्स की बात करें, तो जो पिट्स बनाते हैं, ठीक है, जिससे पौधे लगाए जाते हैं रोपण के लिए जो है वो, उसकी जिसका जो आकार होता है 1/1 × 1 मीटर होता है, यानी कि इसका जो डायमीटर होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होती है 1/1 मीटर रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से गड्ढे खोद जाते हैं। गड्ढे खोदने के बाद उन्हें 15 से 20 दिनों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। इसके बाद गड्ढों को 20 से 25 किलो गोबर की खाद से 2 किलो नमी की खली, ठीक है, फास्फोरस सिंगल ऊपर फास्फोरस के लिए साथ ऊपरी मिट्टी मिलाकर भर देना चाहिए। पुराने लीची के बगीचे से थोड़ी मिट्टी मिलाने से माइकोराइजा फंगस के विकास में मदद मिलती है, जो कि पौधों के लिए फायदेमंद होते हैं। ठीक है, तो देखो छात्रों, लीची के गड्ढे, लीची पौधे, लीची के बागान को लगाने के लिए क्या किया जाता है, लगभग जो है अगर हमको प्लांटिंग करना है, प्लांटिंग के 1 महीने पहले जो है वो जो गड्ढे हैं उनके 1/1 × 1 1 मीटर जो है वो लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा गड्ढा खोद देते हैं और उसको जो है वो 1 महीने पहले से जो है वो खुदाई कर दी जाती है और उन गड्ढों में इस प्रकार से फिलिंग की जाती है। ठीक है, 15 से 20 दिनों मतलब कि छोड़ दिया जाता है। उसके बाद 20 से 25 किलो उसमें गोबर की खाद, 2 किलो नीम की खली और 500 ग्राम जो है वो सिंगल सुपर फास्फेट SSP जो है वो के ऊपरी मिट्टी मिला करके भर देना चाहिए। पुरानी लीची के बगीचे से थोड़ी मिट्टी मिलाने से माइकोराइजा फंगस के विकास के मदद मिलती है। तो इस प्रकार से जो माइकोराइजा फंगस होता है वो जड़ों की, एक प्रकार का फंगस होता है जो जड़ों की वृद्धि और विकास के लिए सहायक होता है। तो अगर हो सके तो इन गड्ढों में पुराने जो बागान है लीची के, उसमें से माइकोराइजा फंगस को जो है वो ला करके उसमें गड्ढों में डालना चाहिए, इससे जड़ों का विकास जो है वो अच्छा होता है, रूट बॉल्स का निर्माण अच्छा होता है, जिससे पौधे की वृद्धि और विकास जो है वो अच्छा होता है। तो गड्ढों की भराई इस प्रकार से जो है वो की जाती है। अब लीची की बात करें कि महत्वपूर्ण किस्में कौन कौन सी हैं छात्रों, तो लीची में, भारत में लीची की कई महत्वपूर्ण किस्में हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, तो लीची की कई सारी महत्वपूर्ण किस्में हैं जो कि अपनी विशेषताओं के लिए, ठीक है, अपने गुणों के कारण जो है वो जानी जाती हैं। कई सारे उनके फीचर्स हैं। इन किस्मों को पकने के समय जल्दी, मध्यम या देर से और फलों की विशेषताओं जैसे रंग, आकार, स्वाद, गूदे की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो लीची के जो महत्वपूर्ण किस्में हैं उनको अपने स्वाद, गूदे एवं आकार के आधार पर जो है वो अलग अलग प्रकार से जो है वो व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं ये कौन सारी किस्में हैं और इनके क्या क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। तो लीची की कई सारी किस्में हैं, उनका अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। उनके स्वाद के अनुसार, उनके क्षेत्र के अनुसार, उनकी जलवायु के अनुसार उन किस्मों को अलग अलग प्रकार से जो है वो क्लासीफाई किया गया है। अब बात करें कि लीची की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों के बारे में, तो जैसे कि शाही लीची है छात्रों, जैसे शाही लीची की बात करें, ठीक है, शाही लीची, तो शाही लीची का जो क्षेत्र है, एरिया है, यह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध और व्यावसायिक किस्म है, जिसे भौगोलिक संकेत GI टैग भी मिला हुआ है। ठीक है, तो अगर शाही लीची की बात करें, ठीक है, शाही लीची की बात करें तो जैसे इनका क्षेत्र है, तो यह कहाँ का क्षेत्र है, बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र में उगाई जाती है। सबसे प्रसिद्ध जो किस्म है वो है शाही लीची। और शाही लीची कहाँ पर उगाई जाती है छात्रों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में, जिसे हम, जो लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है, जिसे भौगोलिक लिए GI टैग भी जो है वो मिला हुआ है। अगर इसका GI का मतलब क्या हो गया छात्रों, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है,
जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, तो जो भी शाही लीची है वो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले की फेमस वैरायटी है और इसीलिए वहाँ पर इसको जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला हुआ है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो यह एक अगेती किस्म है जिसके फल मई में पककर तैयार हो जाते हैं। कब तैयार होते हैं? मई में पककर तैयार हो जाते हैं। फल जो है वो गोल होते हैं, मध्यम आकार के और गहरे जो है वो लाल रंग के होते हैं। इसके अलावा गूदा अत्यधिक रसदार होता है। ठीक है, गूदा अत्यधिक क्या होता है? रसदार होता है, मीठा, खुशबूदार और भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, इस किस्म की मांग भारत और विदेशों में बहुत ही अधिक होती है। तो जो शाही लीची है वो अत्यधिक गूदा उसमें होता है। ठीक है, अत्यधिक गूदेदार होती है, देखने में फल बहुत ही सुनहरे जो है लाल रंग के होते हैं। ठीक है, अपने स्वाद के लिए जानी जाती है, इसीलिए इसे हम शाही लीची कहते हैं। विदेशों में या अन्य राज्यों में इसकी अच्छी डिमांड होती है। ठीक है, प्रति पेड़ 100 किलोग्राम तक की पैदावार संभव होती है, यानी कि एक पेड़ में लगभग 100 किलोग्राम यानी 1 कुंटल जो है वो प्रति पेड़ जो है वो मतलब प्रति पेड़ में 1 कुंटल की उत्पादन जो है वो होता है। इसके बाद अगली वैरायटी छात्रों हैं चाइना। ठीक है, चाइना का जो क्षेत्र है यह भी बिहार और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में एक महत्वपूर्ण किस्म है। ठीक है, तो जो चाइना किस्म है वो बिहार एवं उत्तर भारत के कई सारे राज्यों की एक महत्वपूर्ण किस्म है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें छात्रों तो यह एक पछेती किस्म है। ठीक है, मतलब कि यह क्या है? एक लेट वैरायटी है जिसको हम चाइना कहते हैं, जो मई के अंत में जून के पहले सप्ताह तक होती है। तो जो चाइना वैरायटी है ये एक लेट वैरायटी है जिसको हम कब लगाते हैं? लास्ट मई में या फिर जो है वो जून के फर्स्ट वीक में जो है वो ये पकती है। ठीक है, अगर इसका पकने की समय बात की जाए तो यह मई के लास्ट में और जून के शुरुआत में जो है वो ये मैच्योर होती है यानी पकती है। ठीक है, थोड़ा सा लेट होती है और यह गोल होते हैं। इसके फल कैसे होते हैं? गोल होते हैं, जिनका रंग जो है वो काफ़ी आकर्षक होता है। फल गोल होते हैं और जिसका रंग जो होता है काफ़ी आकर्षक होता है। ठीक है, यह किस्म फल फटने की समस्या कम होती है। ठीक है, तो ये जो आपकी चाइना जो होती है वैरायटी, इसमें फल के फटने की समस्या कम होती है। वैसे तो फलों की क्रैकिंग की समस्या लीची में सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन ये जो चाइना किस्म है इसमें फल फटने की समस्या कम पाई जाती है। ठीक है, गूदा मीठा और स्वाद में अच्छा होता है और बीज छोटा होता है। ठीक है, इसका गूदा क्या होता है? काफ़ी मीठा होता है। ठीक है, स्वाद में अच्छा होता है और बीज जो है होता है वो छोटा होता है। ठीक है, यह किस्म नियमित और अच्छी पैदावार देती है। ठीक है, ये किस्म क्या करती है? नियमित फलने वाली किस्म है और अच्छी पैदावार देने वाली जो है वो किस्म कही जाती है। ठीक है, इसके बाद अगली तीसरी वैरायटी है कलकतिया। ठीक है, कलकतिया जो प्रजाति है उसका जो क्षेत्र है यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और उत्तर भारत के गर्म क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है, कलकतिया जो वैरायटी है वो पश्चिम बंगाल एवं जो गर्म क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर भारत के गर्म जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है मोस्टली उगाई जाती है। इसके अलावा इसकी विशेषता की बात करें, यह एक देर से पकने वाली किस्म है जिसके फल जून के अंत तक जो है वो तैयार होते हैं। ये भी लेट मैच्योरिटी वैरायटी है। ठीक है, ये भी लेट मैच्योरिटी वैरायटी है जो कि जून में तैयार होते हैं, जून के लास्ट तक जो है वो तैयार होते हैं और फल जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, गुलाबी रंग के होते हैं, गूदा मलाईदार होता है, सफ़ेद मुलायम और बहुत ही रसदार होता है, जिसका TSS काफ़ी अच्छा माना जाता है। यह भी अच्छी और नियमित पैदावार देती है, तो ये भी अच्छा उत्पादन देती है, नियमित देती है। एक लेट वैरायटी है, गूदा काफ़ी जो है वो अच्छा होता है, इसका TSS जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये सारे महत्वपूर्ण जो है वो इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे इस बारे में। अगली जो वैरायटी है, चौथी जो प्रजाति है रोज सेंटेड। ठीक है, रोज सेंटेड प्रजाति है, उसका क्षेत्र जो है यह भी बिहार के मुजफ्फरपुर क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से जो है वो
ठीक है। व्यापारिक दृष्टिकोण से कमर्शियल पर्पज से जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में ग्रो की जाती है। इसकी विशेषताओं की बात करें, यह एक क्या है, मध्यम मौसम की किस्म है। कैसी किस्म है छात्रों? मध्यम मौसम की किस्म है, जिसके फल जून के पहले सप्ताह में पकते हैं। कब पकते हैं? जून के पहले सप्ताह में पकते हैं। इस किस्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी गुलाब जैसी सुगंध है, जो इसे विशिष्ट बनाती है। ठीक है। तो जो रोज सेंटेड प्रजाति है, इसकी मुख्य विशेषता है कि इसमें जो इसकी है कि रोज की जैसी खुशबू आती है, यानी गुलाब की जैसी जो है वो खुशबू इसमें आती है, और यह बिहार में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। ठीक है। यह मध्यम आकार के होते हैं, जिनका रंग जो है होता है गहरा लाल होता है। ठीक है। तो इस प्रजाति का जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है। गूदा मीठा और सुगंधित होता है। ठीक है। इसका जो मांसल भाग होता है गूदा, वो काफ़ी मीठा और सुगंधित होता है। ठीक है। इसके बाद कस्बा किस्म है, कस्बा। ठीक है। इसका कस्बा का जो क्षेत्र है, यह बिहार के एक महत्वपूर्ण मध्यम देर से पकने वाली किस्म है। इसकी विशेषताओं की बात करें, फीचर्स की बात करें, तो फल जो होता है वो बड़े और गहरे लाल रंग के होते हैं। ठीक है। फल कैसा होता है छात्रों? बड़े और गहरे लाल रंग के होते हैं। इस किस्म में भी फल फटने की समस्या कम पाई जाती है। तो कस्बा जो किस्म है उसमें फल जो है वो क्रैकिंग की समस्या जो होती है, फ्रूट क्रैकिंग की समस्या जो है वो बहुत ही कम पाई जाती है। ये भी इसकी विशेषता है। इसके अलावा बेदना जो किस्म है, क्या है? बेदना जो किस्म है, यह भी एक लोकप्रिय किस्म है। इसकी विशेषताओं की बात करें, यह मध्य मौसम में पकती है। ठीक है। फल जो होते हैं वो अंडाकार दिल के आकार के होते हैं। ठीक है। फल कैसे होते हैं? दिल के आकार के होते हैं, अंडाकार होते हैं, और इस किस्म में बीज बहुत छोटा, लगभग नहीं के बराबर होता है, इसीलिए इसे बेदना कहते हैं। क्यों कहा जाता है बेदना? यानी फल जो है बहुत छोटे होते हैं और ऐसा लगता है कि फल इसमें बीज नहीं है, इसीलिए इसे बेदना कहा जाता है। गूदा बहुत मीठा होता है और अच्छी उसकी गुणवत्ता होती है। ठीक है। इसके बाद देहरादून जो किस्म है, देहरादून जो किस्म है यह कहाँ के लिए है? उत्तराखंड के लिए फेमस है। ठीक है। तो देहरादून ज़िले में, उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में उगाई जाती है। ठीक है। तो इसीलिए इसे हम देहरादून के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषताओं की छात्रों बात करें तो इसके फल जो होते हैं वो जल्दी पकते हैं। कैसे होते हैं इसके फल? जल्दी पकते हैं, यानी कि जून के महीने में इसकी कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मान के चलें कि लास्ट मई और जून फर्स्ट वीक में इसके फल जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, और फल गोलाकार होते हैं, आकर्षक होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। ठीक है। और पूर्ण रूप से पौष्टिक होते हैं, लेकिन इससे फल फटने की समस्या अधिक होती है। तो फ्रूट क्रैकिंग की समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है देहरादून किस्म में पाई जाती है। तो ये सारी इसकी विशेषताएँ थी। अब इसके प्लांटिंग का जो टाइम की बात करें तो ये जो इम्पोर्टेंट वैरायटीज़ थी वो हमने आपको बता दिया। अब इसके जो प्लांटिंग का टाइम है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो प्लांटिंग यानी रोपण का जो समय है, रोपण का सबसे अच्छा समय कब होता है? अगस्त और सितंबर में होता है। कब होता है बेटा? अगस्त और सितंबर में होता है, जो मानसून के तुरंत बाद का होता है। तो अगर लीची की बात की जाए, प्लांटिंग टाइम की बात करें तो अगस्त का सितंबर महीने, यानी कि जैसे ही बरसात ख़त्म होती है वैसे इसको हम रोपित जो है वो कर सकते हैं। सिंचाई की सुविधा होने पर बसंत ऋतु में भी रोपण किया जा सकता है। ठीक है। अगर सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में सुविधा है तो हम कब कर सकते हैं? बसंत ऋतु में भी इसका रोपण जो है वो किया जा सकता है। ठीक है। सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन की बात करें, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करें। ठीक है। तो इरिगेशन के लिए क्या करेंगे कि पौधे लगाने के तुरंत बाद अच्छी तरह से सिंचाई करना है। ठीक है। पौधे लगाने के जस्ट बाद, तुरंत बाद जो है वो अच्छी तरह से हम क्या करेंगे? इसकी सिंचाई करेंगे। और शुरुआती वर्षों में पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो शुरुआत में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पौधों की सिंचाई की ज़रूरत होती है, ये भी ध्यान देना है। ठीक है। सर्दियों में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर और गर्मियों में 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी होती है। ठीक है। फूल आने के समय सिंचाई नहीं करनी है। फल मटर के आकार के होने पर सिंचाई शुरू कर देना चाहिए, और गर्मी में 10 से 15 दिनों की सप्ताह में इसमें पानी देना बंद कर देना चाहिए। ठीक है।
तो मतलब ये कहना है कि सर्दियों के दिनों में सिंचाई कम आवश्यकता होती है, ज़्यादा अंतराल लगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उसमें सिंचाई का अंतराल बहुत कम होता है, तो जल्दी से जल्दी पानी देना पड़ता है। ठीक है, और फ्लावर आने के पहले, ठीक है, फ्लावरिंग के समय पानी की आवश्यकता कम होती है, लेकिन जैसे ही फल बनते हैं मटर के आकार के, हमें हल्का सिंचाई जो है वो करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, बरसात में पानी की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता अनुसार जो है वो इसमें सिंचाई करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे छात्रों फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट की, उर्वरक प्रबंधन की अगर बात करें तो खाद की पूरी मात्रा के साथ आधी उर्वरक जुलाई और बाकी सितंबर में देना चाहिए। जैसे जैसे पौधे बड़े होते हैं खाद की मात्रा बढ़ानी चाहिए। अच्छी पैदावार के लिए 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद, समझ लीजिए 40 से 50 किलोग्राम गोबर की खाद देना चाहिए। ठीक है, और 1 से 1.5 किलोग्राम यूरिया, 1 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 300 से 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौधा डालना चाहिए। ठीक है, जो कि इसकी बढ़वार के लिए अच्छा माना जाता है। फलों की कटाई के तुरंत बाद खाद डालने से नई वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, फलों की कटाई के तुरंत बाद जो है वो अगर हम खाद के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, इनकी वृद्धि को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। मिट्टी जो है वो अम्लीय होने पर हर 3 साल में 10 से 15 किलो चूना प्रति किलो डालना चाहिए। अगर मृदा मिट्टी जो है वो हल्का अम्लीय है तो कितना आपको डालना चाहिए, 10 से 15 किलोग्राम जो है वो आपको इसके लिए चूना का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। ठीक है, अब इससे हम प्रूनिंग की बात करें छात्रों, प्रूनिंग एंड ट्रेनिंग की बात करें तो इसका जो ट्रेनिंग का है, पौधों को उचित आकार देने के लिए शुरुआती वर्षों में कुछ छटाई आवश्यक होती है। तो पौधों को अच्छा निश्चित आकार के लिए ट्रेनिंग और प्रूनिंग की जाती है। फलों को कई सारी बीमारियों से बचाने के लिए बाग में हवा का आवागमन, प्रकाश के सही आवागमन के लिए ट्रेनिंग और प्रूनिंग जो है वो आवश्यक होती हैं। कई सारी बीमारियों से बचाने के लिए, फलों की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए, पौधों को एक निश्चित आकार देने के लिए ट्रेनिंग और प्रूनिंग जो है वो आवश्यक होती है। ठीक है, अब हम प्रूनिंग की बात करें इसमें तो पौधों में अच्छी हवा और धूप पहुंचने के लिए केंद्रीय रूप से उगने वाली सीधी शाखाओं को समय समय पर काट छांट जो है वो करना चाहिए। ठीक है, फसल की कटाई के समय फल वाली टहनी के हिस्से को हटा देना चाहिए और नई वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। जिससे क्या होता है, नई वृद्धि को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ठीक है, जो पुरानी शाखाएं हैं उनको काट देना चाहिए, जो रोगग्रसित शाखाएं हैं उनको काट करके अलग करना चाहिए, नए नए कल्लों का जिससे क्या हो, विकास हो। ठीक है, फल पौधों को एक निश्चित आकार मिले, अच्छा प्रकाश मिले, जिससे फ्रूटिंग जो है वो अच्छी हो। ठीक है, और फ्रूट्स की ग्रोथ जो है वो, फ्रूट्स की आकार जो है वो भी अच्छा हो। इसलिए जो है वो ट्रेनिंग और पूर्ण समय समय पर आवश्यक होता है। बहुत अधिक छटाई नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे वनस्पति वृद्धि भी अधिक होती है और फल कम लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है वो काट छाट भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि वनस्पति वृद्धि कम हो जाती है और फल जो है वो बहुत कम लगते हैं। तो एक निश्चित मात्रा में ही जो है वो काट छाट जो है वो आवश्यक होती है। अब बात करें पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, कीट और रोग प्रबंधन की अगर बात करें, ठीक है, तो लीची को विभिन्न कीट और रोग प्रभावित कर सकते हैं, जैसे फल छेदक, ठीक है, लीची माइट्स एवं एंथ्राकनोज। तो कई सारे जो है वो जो इंसेक्ट पेस्ट है वो भी आपको लीची के पौधे को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो कई सारे बीमारियों एवं कीट से बचाने के लिए हम जो है वो कीट एवं बीमारियों का प्रबंधन जो है वो समय समय पर आवश्यक होता है। इसे बचाव के लिए जो है वो नियमित रूप से बाग का निरीक्षण करना चाहिए और आवश्यकतानुसार कीटनाशकों का, फफूंदनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। तो कई सारी बीमारियों से लीची को बचाने के लिए समय समय पर जो है वो हमको इंस्पेक्शन करना चाहिए, बगीचे की देखरेख करना चाहिए। अगर उसमें किसी प्रकार के जो है वो आपको कीट एवं रोग का प्रकोप दिखाई देता है तो उचित जो है वो कीटनाशक एवं फफूंदनाशक का प्रयोग करना चाहिए उसको बचाव के लिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगर हार्वेस्टिंग की बात की जाए, हार्वेस्टिंग एंड यील्ड की बात करें तो लीची की कटाई आमतौर पर मई जून में की जाती है। कब की जाती है बेटा? लीची की जो कटाई होती है वो मई जून के महीने में की जाती है।
मतलब कि हार्वेस्टिंग, फलों की जो तुड़ाई होती है वो मई जून के महीने में की जाती है। ठीक है, पौधे लगाने के 3 साल के बाद उत्पादन शुरू हो जाता है और पूरी तरह से विकसित पेड़ से प्रति वर्ष लगभग 50 से 100 किलोग्राम तक फल मिलता है। ठीक है, तो हम जब प्लांटिंग करते हैं पौधों के लगाने के 3 वर्ष के बाद जो है वो फ्रूटिंग पौधों से स्टार्ट हो जाती है और एक पौधे से अगर उत्पादन की बात की जाए तो एक यानी प्रति पौधे से 50 से लेकर 100 किलोग्राम यानी कि आपका लगभग 50 किलोग्राम से लगभग 100 किलोग्राम 1 कुंटल तक जो है वो उत्पादन जो है वो मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये इसका उत्पादन है। ठीक है, फलों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उन्हें सावधानी पूर्वक तोड़ना चाहिए और सही तरीके से भंडारित करना चाहिए। ठीक है, फलों को तोड़ाई करते समय सही से तोड़ना चाहिए, फल क्षतिग्रस्त ना हो और उन्हें सही तरीके से ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, भंडारित करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वो लीची को अच्छे उत्पादन के लिए इन सभी स्टेप्स को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो समय समय पर अगर हम फलों का निरीक्षण करना चाहिए, अगर वो उनकी आइडियल मैच्योरिटी पर, अच्छी परिपक्वता पर ही उनकी तोड़ाई करना चाहिए। कच्चे फल भी या फिर बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं तो फिर उनकी गुणवत्ता जो है वो लॉस हो जाती है। अच्छे कलर जब युक्त हो जाएं, चमकीले दिखें, तो उस समय जो है वो उन फलों को जो है वो तोड़ना चाहिए और अच्छे से भंडारित करना चाहिए, अच्छे से बाज़ार तक ले जाना चाहिए, जिससे उनका मूल्य जो है वो अच्छी प्रकार से मिल सके। अगर कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान दिया जाए, समय पर सारी चीज़ें की जाए, तो लीची के बगीचे से हम अच्छा मुनाफा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लीची की खेती से अच्छा फ़ायदा जो है वो लिया जा सकता है। तो आज की क्लास में बस स्टूडेंट इतना ही। हम कल जो है वो नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। आप सभी का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। जय हिंद।